दोस्तों नमस्कार। चुनाव बेहद नजदीक है और चुनाव को लेकर इस देश की धड़कनें बढ़ी हुई है और चुनाव को लेकर सरकार की धड़कनों को इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कई गुना बढ़ा दिया है। इस देश के भीतर यह पहला मौका होगा जब चुनाव के ऐन पहले इस देश को दो नए चुनाव आयुक्त मिलेंगे और उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री करेंगे। यह भी पहली बार होगा। और दूसरी तरफ इस देश के कितने कॉरपोरेट हैं और उन्होंने कितनी बड़ी रकम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दी, यह भी चुनाव से ऐन पहले सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। यह फैसला इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि अभी तक यह लगता रहा कि इस देश के भीतर के संस्थान सत्ता के सुर में सुर मिलाकर अगर टालमोल की परिस्थितियों को पैदा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी तारीख दर तारीख देकर परिस्थितियों को आगे बढ़ा देता है। लेकिन पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, उसको पूरे तरीके से असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह कहकर दिया था कि आपको हर हाल में 6 तारीख तक, यानी बीत गई जो तारीख 6 मार्च तक आपको जानकारी देनी है, और उसी दिन एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संभव नहीं है और हमें 30 जून तक का वक्त दीजिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जब एक एक दलील को सुन रही थी तो इस देश के संवैधानिक पहलुओं की जानकारी उसने एसबीआई को दी, उनके वकील हरीश साल्वे को दी और दिशा निर्देश इस तर्ज पर जारी कर दिए कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है आपके पास, यानी कल तक का वक्त है। और इस देश के भीतर में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जिस भी कॉरपोरेट ने लिए हैं उसकी जानकारी आपको सौंप देनी है। और कल के बाद चुनाव आयोग को 15 तारीख के शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को रख देना है कि आखिर कौन कौन से कॉरपोरेट ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के पास हर बरस हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कच्चा चिट्ठा, जो उसका वित्तीय कच्चा चिट्ठा होता है, वह देती है। तो उसके बाद यह बात और सामने आ जाएगी कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है और दूसरी तरफ यह भी सामने आ जाएगा कि इस देश में कौन सा कॉरपोरेट इतना फायदे में रहा कि वह लगातार पैसे लुटाते चला गया, वह भी पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते चला गया। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए उसमें कितनी बड़ी तादाद में विदेशी पैसा भी लगा है, क्योंकि विदेशी कंपनियों को भी छूट थी। अगर उनकी कोई कंपनी सब्सिडरी के तौर पर इंडिया में है या इंडिया की कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की सब्सिडरी विदेश में काम कर रही है तो उसके जरिए भी इस देश के भीतर में इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीद सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ऐतिहासिक फैसले में 3 बातें साफ कर दी। पहली, चुनावी फंडिंग हर हाल में चुनाव से पहले सामने आनी चाहिए। चुनावी फंडिंग की जानकारी इस देश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ और उस वक्त तक हो जानी चाहिए। और इस देश के कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का जो जिक्र लगातार हो रहा है, और जब पूरी फंडिंग को ही हमने असंवैधानिक करार दे दिया है तो इसमें टाल मटोल करने का मतलब है कि आप भी असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए पहली बार खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि अगर एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जानकारी नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो शब्द उनके थे, उनका कहना था कि अब एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एफिडेविट फाइल करें कि जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है उसका वो पालन करेंगे। और अगर कोई कंटेम्प्ट हम इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको एक वक्त दे रहे हैं, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया गया तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यहां पर 2 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है।
एसबीआई ने इतने दिनों तक टाल मटोल क्यों की और आज जब जिरह शुरू हुई तो वह जो 30 जून तक का वक्त मांगा गया था वो एक झटके में घटकर 3 हफ्ते पर आकर खड़ा हो गया। और वहां पर एसबीआई की तरफ से कहा गया कि दरअसल आपने हमसे कहा था कि मिलान करके दीजिए। अब आप मिलान करने नहीं कह रहे हैं, यानी जिस कॉरपोरेट ने दिया और किसको दिया तब तो हम 3 हफ्ते में काम कर देंगे। तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा हमने आपको मिलान करने नहीं कहा था, हमने आपको जानकारी देने के लिए कहा था। और आप बीते 26 दिनों से कर क्या रहे थे? सिर्फ एक दिन का वक्त देते हैं, यानी 3 महीना दूर, 3 हफ्ते दूर, 3 दिन दूर, सिर्फ 24 घंटे का वक्त है आपके पास। और 15 तारीख को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह सारे नाम इस देश के सामने आने चाहिए, क्योंकि चुनाव पारदर्शी इस देश में होता है। भारत का लोकतंत्र बहुत पारदर्शी है और उस परिस्थिति में इस देश की जनता को हर हक है कि वो सारी सूचनाओं को जाने। इसीलिए आरटीआई एक्ट लाया गया, उसको कानून की शक्ल में लाया गया। तो सूचना की जानकारी देने में भी अगर कोई कुछ छुपाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब सवाल यहां एक दूसरा भी था। 15 तारीख को इस देश के भीतर में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। एक रिटायर हो चुके हैं, एक ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया इस पर सरकार खामोश है। ना कानून मंत्री ने अब तक कुछ कहा है, ना प्रधानमंत्री ने, ना गृह मंत्री ने कुछ कहा है। सरकार ने पूरे तरीके से खामोशी ओढ़ ली है। और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री को करनी है। प्रधानमंत्री को इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद होंगे, उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जिसमें जाहिर तौर पर पहली प्राथमिकता गृह मंत्री की है। और उसके अलावे विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी इस वक्त होंगे, जो कांग्रेस के नेता लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर है। यहां पर यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसको लेकर भी आज अदालत का दरवाजा जय ठाकुर ने खटखटा दिया, जो कि एडीआर के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर भी पहुंची थी। उनका कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ना करे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी आज पहुंच गई। अब यहां पर और बड़ा सवाल आ गया, क्या इस देश के भीतर में एक झटके में चुनाव से ऐन पहले 2 सवाल बड़े हो गए हैं। एक तरफ जो पूरा का पूरा कॉरपोरेट फंडिंग था, अगर वो असंवैधानिक है और ये सबको पता है बरस दर बरस कितना पैसा किस रूप में किस पॉलिटिकल पार्टी के पास जा रहा था, ये पता नहीं था कि कौन दे रहा है, क्योंकि उन नामों को छुपाया गया था और छुपाने का जिक्र पार्लियामेंट ने ही पास किया था। लेकिन जिस वक्त पार्लियामेंट ने जनवरी 2018 में यह पास किया था, उससे ठीक पहले वो इलेक्शन कमीशन हो, वह सुप्रीम कोर्ट हो, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, तीनों ने कहा था कि दरअसल इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्लैक मनी फाइट की जाएगी, टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग होगी, पॉलिटिकल फंडिंग की एवज में इन कॉरपोरेट को सरकार लाभ देगी और विदेशी पूंजी भी इसमें आकर शामिल हो जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारे सवाल 2017 के हैं, इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर बने कानून को लाने से ठीक पहले के। लेकिन वो तारीख के बाद आज की तारीख में जब यह पूरा संवैधानिक करार दे दिया गया है, तो क्या कोई यह कह सकता है कि 15 मार्च को जब सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद होगी, तो उस वक्त जो 2019 का चुनाव लड़ा गया और 2019 के बाद से 2024 तक के जो भी चुनाव लड़े गए और उसमें जो जानकारी चुनाव आयोग को पॉलिटिकल पार्टी दे रही थी कि इतना पैसा हमने खर्च किया और इतना पैसा हमारे खाते में आया, अगर वो सारा पैसा असंवैधानिक तरीके से लाया जा रहा था, तो क्या इस दौर में इस देश का यह सबसे बड़ा ऑफिशियल स्कैम है? और राजनीतिक तौर पर यह सवाल और बड़ा होगा कि अब चुनाव आयोग कौन सी पहल करेगा। जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अगर प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, तो यह एक इस देश के भीतर में लोकतंत्र के परसेप्शन को लेकर और सरकार के निर्णय के मद्देनजर यह बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने खड़ा हो गया।
राजनीतिक तौर पर कोई भी कह सकता है कि चुनाव है, जनता को तय करना है और जनता तय करेगी कि यह स्कैम है या नहीं है। यह जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं तो वह चुनाव आयुक्त कैसे सरकार से कोई सवाल कर सकता है या सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो फिर वही सवाल दोबारा लौटा कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ही डेमोक्रेसी को चलना है और चेक एंड जो बैलेंस की स्थिति होती है इंस्टीट्यूशन के बीच में, वह इस दौर में पूरे तरीके से खत्म कर दी गई थी। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर इस देश में मौजूदा सरकार को सबसे बड़ा झटका है? राजनीतिक तौर पर जो चीजें चल रही थी उसमें पहली रुकावट अब सरकार के सामने भी आ गई कि अब उसके पास पैसा नहीं आ पाएगा या फिर इतना पैसा पहले से है और अभी वो सत्ता में ताकत के साथ मौजूद है तो अलग अलग माध्यमों के जरिए पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता है, जिसका रोना दूसरी नेशनल पार्टीज और रीजनल फोर्सेस लगातार कहते हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग अब उन्हें होती नहीं है क्योंकि सत्ता का मतलब सिर्फ दिल्ली की सत्ता हो चला है। सवाल यह भी इस दौर में है कि क्या वाकई जितनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर पैसा इस दौर में तकरीबन 16,000 करोड़ रुपया, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा आपको 2018 से 2019 के मार्च तक का निकाल देना होगा क्योंकि उसकी जानकारी नहीं आएगी। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2019 का जब इलेक्शन का ऐलान हुआ था 10 मार्च को, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए उसकी संख्या 1,365 करोड़ रुपए थी सिर्फ मार्च के महीने में 2019 में। और 5 साल के बाद हम दोबारा मार्च के महीने में हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख की ऐलान कर दिया है कि इस दिन तक इस देश को जानना होगा चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए कि किसने कितनी फंडिंग दी है। तो क्या यह एनालिसिस उसके बाद शुरू हो जाएगा? इस कॉरपोरेट ने इतना पैसा दिया, इस कॉरपोरेट के जरिए उस कॉरपोरेट को इतना लाभ मिल गया और सरकार ने इनको ये काम दिए। इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है किसे सौंपा गया, पोर्ट्स किसे दिए गए, माइनिंग का काम किसे दिया गया, सड़क बनाने का धंधा कौन करने लगा इस दौर में, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसके नेटवर्थ में बढ़ोतरी होती चली गई और बैंकों से कर्ज भी इस दौर में किस कॉरपोरेट को मिल रहा था, कहां कहां किस किस क्षेत्र में, वो रिटेल का सेक्टर हो, वो सीमेंट का सेक्टर हो, वह कोई भी सेक्टर हो इस देश के भीतर में, सब कुछ उन्हीं कॉरपोरेट के हाथों में चलता चला जा रहा था। तो क्या यह इस दौर का सबसे बड़ा स्कैम इस देश के सामने अब आने की स्थिति में खड़ा हो गया है? यह हो सकता है, लेकिन इस देश को जानकारी है और इस देश को यह भी जानकारी है कि हर बरस जब अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की दरवाजे को खोला जाता था तो कौन किस रूप में कितने पैसे लगा रहा था, यानी ओवरऑल कितना था, नाम सामने नहीं आ रहे थे। और एसबीआई ने इसे छुपाने की कोशिश की, जिसको एक झटके में लगभग डपटते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि यह 26 दिनों में बीते आपने किया क्या है। हमें लगता है इससे पहले एक चीज और जरा समझ लीजिए। जनवरी 2019 में 350 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिए गए थे और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, उस महीने जनवरी के महीने में यानी जनवरी 2024 में भी 571 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए। वो भी जानकारी सामने आएगी क्योंकि बरस दर बरस आप बताते चलेंगे कि इस कॉरपोरेट ने लिया है और उस कॉरपोरेट के नेटवर्थ में उस फंडिंग को देने के बाद किस तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और इस देश के टॉप 20 कॉरपोरेट्स के नेटवर्थ की बढ़ोतरी कोई छुपी हुई नहीं है। शेयर बाजार की साइट पे सबके नेटवर्थ की मौजूदगी और खुद इनकी अपनी साइट पे सबके नेटवर्थ की मौजूदगी है। किस रूप में 2018 में क्या नेटवर्थ था, 2019 में क्या था, 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या, 2024 में अभी नेटवर्थ क्या है, यह कोई छुपी हुई चीज नहीं है। लेकिन इसके पैरेलल में वो कितना बड़ा हिस्सा किस रूप में देते चले जा रहे थे और पॉलिटिकल फंडिंग के लिए तमाम रुकावटें इस दौर में हटा ली गई। अगर इसका परीक्षण एक तौर पर 2023 का ही कर लीजिए, जनवरी के महीने में 308 करोड़, अप्रैल के महीने में 970 करोड़, जुलाई के महीने में 812 करोड़, अक्टूबर के महीने में 1148 करोड़, नवंबर के महीने में 1006 करोड़,
यह है 2023 की स्थिति। जिस राजनीति के आश्रय इस देश में चुनाव जीते और हारने के जरिए चीजों को परोसा जा रहा था, वहां की यह स्थिति है। तो क्या अगर यह पूरा का पूरा स्कैम एक नेक्सस के साथ है जिसमें यह कहा जा सकता है कि कॉरपोरेट फंडिंग करेगा और सरकार लाइसेंस देगी उसको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का, तो यह इस देश में जो 16 लाख करोड़ जो रिटर्न ऑफ किया गया, इस देश के बैंकों से कर्ज लेकर ना लौटाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉरपोरेट और बिजनेसमैन का, उसके ठीक समानांतर यह तो खुले तौर पर पॉलिटिकल नेक्सस का एक ऐसा चेहरा है जिसमें इस देश के लोकतंत्र को भी शामिल कर लिया गया, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस को भी शामिल कर लिया गया। और इलेक्शन कमीशन इस दौर में अगर कोई आवाज ना उठा पाया, वो इलेक्शन कमीशन जो 2017 में यह कहने से नहीं चूक रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्लैक मनी की एंट्री होगी, फॉरेन फंडिंग होने लगेगी, बड़ा मुश्किल है इसे रोक पाना, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ है हम। जो 2017 में कह रहा था, उसने 2018 के बाद से जो खामोशी बरती वो अभी तक बरतते चला आया। एक वक्त में चुनाव आयोग, एक वक्त में एसबीआई, एक वक्त में इस देश के तमाम दूसरी बड़ी एजेंसियों के नौकरशाह, और सभी अगर इस देश के उस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को लेकर ये कहने लगे कि ये सारी चीजें छुपी रहे तो ही लोकतंत्र है, तो फिर शायद इस देश के भीतर में पहली बार सवाल यह भी उठ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ गया और सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आ गया कि अगर ये 30 जून तक की मांग कर रहे हैं और उसके बाद मई तक आ रहे हैं, फिर अप्रैल तक आएंगे, तो क्या ये मैसेज है इस देश के भीतर में कि चुनाव की भी खरीद फरोख्त कॉरपोरेट के जरिए हो रही है और कॉरपोरेट की पूंजी इस देश की चुनावी फंडिंग के जरिए चुनाव को प्रभावित कर रही है। राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में इससे पहले कभी नहीं थी, जो खुले तौर पर कानूनों के आश्रय बनाई गई। अब यहां पर अगला सवाल है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने नहीं दी, हमें लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जहां सुप्रीम कोर्ट जिस मिजाज के साथ चीजों को रखना चाह रहा था, उसकी बातों को आज इसलिए सुन लीजिए क्योंकि ऐतिहासिक फैसला देने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट आज लाइव था और उसमें जानकारी दी जा रही थी कि हम क्या कहते हैं। तो जब एसबीआई के सीनियर वकील हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया कि हमें आपके लिए जानकारी देने के लिए कुछ और वक्त चाहिए, क्योंकि एसबीआई ने आपके कहने पर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए। और दूसरा सच यह भी है कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के जो नियम कायदे थे, इस दौर में उसको भी एसबीआई ने हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात यहीं से शुरू की कि दरअसल आपकी एप्लीकेशन हमने देखी है, आप कह रहे हैं कि डोनर की डिटेल संबंधित ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में होती है, ऐसे में सभी सील कवर डिपॉजिट मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो 29 अधिकृत बैंकों से डोनेशन हासिल कर सकते हैं, तो इन सारी बातों के जरिए हम समझ पा रहे हैं कि इन सूचनाओं का मिलान करने में आप कह रहे हैं वक्त लगेगा, तो मिलान छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। आप जानकारी दीजिए, और जानकारी जो मुख्य शाखा में आपने भेजी है मुंबई की, वहां पर जब सब कुछ भेजा है तो वहां से उठाइए और सामने लेकर आइए, और नहीं मानिएगा तो आपके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और जब 15 फरवरी को फैसला दिया तो 26 दिनों से आपने क्या कदम उठाया, क्या बता पाएंगे? एकदम खामोशी हो गई पूरे के पूरे उसमें, और कोई बताने की स्थिति में नहीं था। सवाल था फिर केवाईसी का मतलब क्या होता है, केवाईसी जरूरी होती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ आपने लिखा हुआ है। इस दौर में तमाम बातें आई कि सीलबंद लिफाफा खोलिए, जानकारी दीजिए, और उसमें जस्टिस खन्ना ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो जानकारियों का मिलान कर रहा है ये आपकी समस्या नहीं है, और चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हमें जो डिटेल्स दी गई, रजिस्ट्री ने इसे सुरक्षित जगह रखा, तुरंत हम खोलने का आदेश दे रहे हैं और किसी भी हालत में इसको प्रकाशित करना है और इसकी जानकारी देनी है, और जानकारियों का खुलासा होना चाहिए। और कहते कहते चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर साल्वे आप भी आदेशों का पालन करें। और सीजीआई ने कहा कि बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर एक एफिडेविट फाइल करेंगे और इस कोर्ट की संविधान पीठ से कहेंगे कि आपने बदलाव किया है और बदलाव कर रहे हैं, और तारीखों में कोई बदल
होता है तो फिर आपके खिलाफ केस चलेगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि इस देश के भीतर में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर को, बैंक को संभाले हुए लोग जो हैं, जो उसके बोर्ड मेंबरान होंगे, बोर्ड के मेंबरान की नियुक्ति भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ के जरिए होती है। रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति उन्हीं के जरिए होती है। तो इसका मतलब है कि यह कोई अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह सरकार के मातहत काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के निर्देशों पर चलते हैं। और पहली बार सरकार पर ही यह आक्षेप लग रहा है कि यह पूरा का पूरा स्कैम इस रूप में अब सामने लाना है। स्कैम शब्द यूज नहीं किया गया, पॉलिटिकल फंडिंग, इलेक्ट्रल बॉन्ड शब्द इस्तेमाल किया गया। सवाल तो यह है कि जो परसेप्शन इस देश में खुले तौर पर बना है कि आखिर यह कैसे संभव है कि कोई कॉरपोरेट बरस दर बरस और इलेक्शन के वक्त में खास तौर से इतनी बड़ी तादाद में रकम दे सकता है, क्योंकि अप्रैल 2019 सबसे ज्यादा फंडिंग अप्रैल 2019 में, यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, 3 फेज चुनाव हो चुके हैं। उस वक्त जो बॉन्ड खरीदे गए वह 2256 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड थे। कौन दे रहा था यह पैसा? उनका नाम सामने आना चाहिए। एक महीने पहले ही मार्च के महीने में 1365 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए गए थे, यानी दोनों को मिलाइएगा तो तकरीबन 4000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड इलेक्शन से ठीक पहले। अब इलेक्शन पे जो चुनाव आयोग लिमिट लगाता है खर्च करने की, उस लिमिट से एट पार चले गए आप पैसे को लेकर। और इस देश के भीतर में हर राज्यों के चुनाव के वक्त यह खिड़की खुलती थी, और खिड़की खुलने के साथ इस देश के जो 29 अधिकृत ब्रांच एसबीआई के हैं, वो हैदराबाद के हों, वो बेंगलोर के हो, वो मुंबई के हो, कलकत्ता के हो, पटना के हो, लखनऊ के हो, दिल्ली के हो, चंडीगढ़ के हो, इन जगहों के चुनाव के जरिए वहीं पर पैसा जमा होने लगता था। यानी इस देश के रीजनल फोर्स भी जो है उनको भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल रहा था। और अगर उनकी सत्ता वहां पर आ जाएगी, जैसे आंध्र प्रदेश के भीतर जगन रेड्डी है, जैसे तेलंगाना के भीतर बीआरएस की सत्ता थी, तो वहां पर भी चुनाव से ऐन पहले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए जा रहे थे। मैसेज एक ही सबसे बड़ा है, चुनाव के दायरे में जो जितना बड़ा प्लेयर है उस प्लेयर के मुताबिक उतनी बड़ी रकम इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट देता है, क्योंकि उसकी ताकत राजनीतिक तौर पर उसको कितना लाभ पहुंचा सकती है। इसी दिशा में यह पूरा का पूरा खेल, हम कहेंगे स्कैम, चल रहा था, क्योंकि यह एक ऐसा नेक्सस है कॉरपोरेट और सत्ता का जिसमें छोटे राज्य हैं। एक राज्य है, मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में आम आदमी पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिलेगा। अगर वो तेलंगाना पहले था तो बीआरएस को मिलेगा। अगर वो कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तो उस दौर में बीजेपी को मिलता। अगर वो आंध्र प्रदेश में थे तो जगन रेड्डी की पार्टी को मिलता। अगर बंगाल में है तो ममता को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जब आप सबको मिलाएंगे और पता चलेगा कि इस देश का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पास चला गया, और वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, और उनकी सत्ता इस देश को चला रही है, अलग अलग राज्यों में डबल इंजन के मार्फत भी चल रही है, और पैसा वहीं पर जा रहा है, और बाकी 20-30% बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में बट रहा है। तो यह बताने की जरूरत बचेगी नहीं कि किस कॉरपोरेट ने किसको पैसा दिया और किस कॉरपोरेट को पैसा देने के बाद क्या लाभ मिला। शायद भारत के अपने लोकतांत्रिक इतिहास के भीतर चुनाव से ऐन पहले की परिस्थिति इससे पहले ऐसी कभी नहीं थी, जो अब बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से है। अब इंतजार इस बात का है कि दो नए चुनाव आयुक्त होंगे कौन, और क्या वह किन्हीं सवालों को लेकर सरकार से कोई सवाल पूछने की ताकत रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। और दूसरी बात है, जो अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है कि कम से कम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ना करें, उस पर आप सुनवाई कीजिए, जबकि सुनवाई इससे पहले हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री के जरिए। इसीलिए जो 3 कमेटी बनाई थी उसमें चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया था। लेकिन गवर्नेंस के तरीकों में चीफ जस्टिस की मौजूदगी क्या मायने रखती है, इस बात का जिक्र पार्लियामेंट में किया गया, और बाकायदा विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। लेकिन एक बार फिर इस देश के भीतर की परिस्थितियों में उबाल है राजनीतिक तौर पर, और सवाल यही है कि क्या
इतनी पारदर्शिता आ सकती है 2024 के चुनाव से ऐन पहले? ये सारे सवाल जनता के कटघरे में खड़े कर दिए जाएं या फिर इन्हें भी कोई दबा देगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।